गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे जो केंद्रक के बारे में, केंद्रक जो हमारे केंद्रक की संरचना के जो पार्ट थे वो हो गए थे। तो जो एंड का पार्ट जो था हमारा वो था क्रोमेटिन जाल। तो क्रोमेटिन जाल की अगर बात करते हैं तो क्रोमेटिन जाल की खोज जो सबसे पहले की वो किसने की? फ्लेमिंग ने। और फ्लेमिंग ने वो जो क्रोमेटिन जाल जो था, उसी क्रोमेटिन जाल जो था उसमें एक जो अर्थात जो क्रोमेटिन जाल किससे मिलकर बना होता है? गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। और गुणसूत्र की खोज की अगर बात करते हैं, जो खोज की गुणसूत्र की वो की स्टार्स बर्गर ने। किसने इसकी खोज जो की वो की? स्टार्स बर्गर ने की। और जो गुणसूत्र नाम दिया, नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर। तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया और स्टार्सबर्गर ने इनकी खोज की। अर्थात जो क्रोमेटिन जाल पाया जाता है केंद्रक के अंदर, उसी क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है? गुणसूत्रों का। अर्थात अगर अपन बात करते हैं इंटरफेज कोशिका की जो विभाजन प्रावस्थाएं होती है, इंटरफेज की बात करते हैं, तो इंटरफेज में गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, एक तंतु रूपी संरचना के रूप में दिखाई देता है। उसी तंतु रूपी संरचना जो है उसे क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। जैसे विभाजन की इंटरफेज अवस्था से प्रोफेज आती है, तो प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन होता है और संघनन में गुणसूत्र जो क्रोमेटिन जाल जो था उनका संघनन होने के पश्चात गुण छोटे होते जाते हैं और मोटे होते जाते हैं और धीरे धीरे किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। अर्थात गुणसूत्र के रूप में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं जैसे जैसे तो प्रोफेज अवस्था चलती है, प्रोफेज के बाद में जैसे मेटाफेज अवस्था आती है, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो है वो सबसे मोटे और छोटे दिखाई देते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्रों का अध्ययन जो किया जाता है वो कौन सी अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में। गुणसूत्रों का अध्ययन कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। तो इसका सबसे पहले जो अध्ययन, गुणसूत्रों का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। किसका? गुणसूत्रों का। गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं तो गुणसूत्र जो है जो जंतु तथा उच्च वर्ग के पौधों की जो काई कोशिकाएं जो होती है, जंतुओं तथा उच्च वर्ग के पौधों की कायिक कोशिकाओं जंतु तथा उच्च वर्ग के पौधों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? द्विगुणित होती है। अर्थात ये जो है इनकी संख्या किसके रूप में पाई जाएगी? द्विगुणित रूप में पाई जाएगी। अर्थात अगर अपन मानव की बात करते हैं तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़ों के रूप में पाए जाएंगे। परंतु अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर इनमें द्विगुणित होती है तथा युग्मकों में इनकी संख्या, तथा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगुणित होती है।
अगुणित होती है, क्योंकि जब कई कोशिकाएं जो होती है, जनन कोशिकाएं जो होती है, गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होगी। और जनन कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा? युग्मक होगा। तो जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर काई कोशिका, तो जनन कोशिका ये है, यहाँ पर ये 2n होगी। और इस जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर परंतु काई कोशिका से काई कोशिका का निर्माण होता है तो समसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ पर ये क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। तो ये जो है ये क्या है? युग्मक है। और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? n। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। कोशिका में गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय जो होता है, कोशिका में गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय, अगुणित समुच्चय को ही क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ये अपन बोल सकते हैं कि अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की जो कुल संख्या जो होती है उसे ही क्या कहा जाता है? कोशिका में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या को या अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या को या अपन बोल सकते हैं अगुणित कोशिका में, अगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। और इन जीनोम में ही सारे गुणसूत्र जो है जीव के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय जो है यही पीढ़ी के या संतति के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो ये संख्या जो है, उसके अलावा अपन संख्या की और भी बात कर सकते हैं। जैसे पादप जो है या आवर्तबीजी पादप जो है उनके एक संरचना का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं भ्रूणकोश। तो अपन बोल सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है। तो यहाँ पर जो संख्या कैसी रहेगी? त्रिगुणित संख्या होती है, अर्थात 1n 2n और 3n के रूप में। त्रिगुणित का मतलब यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या वो क्या है? 3n है। अगर गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन आ जाता है, हमारे में अगर 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं, 47 के स्थान पर 45 हो जाते हैं, तो संतति में बदलाव आ जाता है, अर्थात संतति पूर्णतः क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जनरल रूप में कितनी होती है? त्रिगुणित होती है, क्योंकि भ्रूणकोश का निर्माण जो है वो किससे होता है? ध्रुवीय केंद्रक और एक नरयुग्मक के मिलने से होता है। तो ये अपने 12th क्लास में है, ये त्रिगुणित जो भ्रूणकोश का निर्माण जो होगा पादपों में जनन की जो प्रक्रिया होती है तब पढ़ेंगे इसको। तो गुणसूत्रों का अध्ययन जो है कौन सी विभाजन की कौन सी अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में। और गुणसूत्रों की आकृति की अगर बात करते हैं तो आकृति का अध्ययन जो किया जाता है वो कौन सी अवस्था में किया जाता है? एनाफेज अवस्था में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन, गुणसूत्रों की आकृति का
अध्ययन किसमें किया जाएगा? एनाफेज अवस्था में। विभाजन की एनाफेज अवस्था में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो विभाजन की एनाफेज अवस्था में होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं? मेटाफेज अवस्था में मध्य प्लेट पर जमा हो जाते हैं, तर्कुतंतुओं का निर्माण हो जाता है। तर्कुतंतु जो है सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। जब एनाफेज अवस्था आती है तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो है, जब समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन में एक जो है आधा गुणसूत्र तो जहाँ से जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर से विभाजित होकर दोनों अर्ध गुणसूत्र जो है अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एनाफेज अवस्था की यहाँ पर, तो एनाफेज अवस्था में बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट जो होती है अपने एक गुणसूत्र को मान के वो बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सेंट्रोमियर होगा, ये तर्कुतंतु होते हैं और इस तरीके से ये तर्कुतंतुओं से क्या होता है, जुड़ जाता है। अब ये क्या होता है, ये तो हो गया मेटाफेज अवस्था में। एनाफेज अवस्था में क्या होगा कि जहाँ से ये जुड़ा हुआ है दोनों, ये जो है ये संरचना, अभी संरचना की अपन जब बात करेंगे, ये कहलाता है अर्ध क्रोमेटिड। और ये अर्ध क्रोमेटिड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर से। और सेंट्रोमियर से जब एनाफेज अवस्था आती है तो ये दोनों अर्ध क्रोमेटिड गुणसूत्र जो है वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अर्थात ये जो तर्कुतंतु है, ये तर्कुतंतु सेंट्रो गुणसूत्र को अर्ध क्रोमेटिड जो है उसको अपनी तरफ खींचता है। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा? कौन? अर्ध क्रोमेटिड जो है ध्रुवों की ओर गति करेंगे। और जब ये ध्रुवों की ओर गति करते हैं तो ये जो डिपेंड करेगा कि इनकी जो आकृति जो है इस तरीके से ये खींचेगा इसको। अब ये आकृति किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो डिपेंड करेगी इसके मूवमेंट पर, एक डिपेंड करेगी इसके सेंट्रोमियर पर। अर्थात सेंट्रोमियर की स्थिति जो है वो इसकी आकृति को डिसाइड करेगी कि जब ये मूवमेंट करेगा एनाफेज अवस्था में तो वो कौन सी आकृति का दिखाई देगा। अर्थात आकृति के आधार पर अध्ययन किया जाता है एनाफेज अवस्था में। और आकृति जो है उस आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। जैसे वी आकृति, एल आकृति, उसके बाद में जी आकृति, आई आकृति। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सेंट्रोमियर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखो, सेंट्रोमियर की स्थिति की बात करते हैं तो गुणसूत्र की आकृति क्या क्या दिखाई देगी? गुणसूत्रों की आकृति। और ये आकृति कब दिखाई देगी ये मैं बता चुका हूँ, एनाफेज अवस्था में जब गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आकृति। आकृति क्या क्या हो सकती है? वी आकृति हो सकती है, उसके बाद में एल आकृति हो सकती है, और उसके बाद में जी आकृति हो सकती है, और उसके बाद में आई। ये 4 प्रकार की आकृति के रूप में गुणसूत्र हमें दिखाई दे सकते हैं। ये तो हो गए आकृति। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति या सेंट्रोमियर गुण सूत्र बिंदु की स्थिति। अब देखो, इसी स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है हमें अलग अलग आकृति के, अगर गुणसूत्र हमें किसमें? मध्य में है। गुणसूत्र बिंदु किसमें है? मध्य में। मध्य का मतलब क्या हुआ? अर्थात इसकी दोनों भुजाएं जो हैं वो दोनों भुजाएं अगर क्या है? बराबर है। दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। ये गुणसूत्र बिंदु हो गया। ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु।
और ये गुणसूत्र बिंदु किस में है? ये मध्य में है। और जब मध्य में होगा तो ये बताओ, जब यहाँ से अगर इसको पकड़ के खींचा जाएगा तो ये कौन सी आकृति का दिखाई देगा? ये आकृति जो है हमें किस तरीके की दिखाई देगी? ये इस तरीके से ये दिखाई देगी नहीं। और यहाँ से क्या जुड़े होंगे? तर्कुतंतु जुड़े रहेंगे नहीं। तो ये हमें कौन सी आकृति के दिखाई देंगे? वी आकृति के। और गुणसूत्र बिंदु कहाँ स्थित होगा? मध्य में। और इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? मध्य केंद्र की। गुणसूत्र का प्रकार की बात करते हैं। गुणसूत्र का प्रकार तो ये हो जाएगा मध्य केंद्र की। और इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अर्थात गुणसूत्र बिंदु कहाँ दिखाई देगा? इसमें मध्य में होगा। और जब एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो है ध्रुवों की तरफ गति करते हैं तो हमें इस अवस्था में गुणसूत्र कैसी आकृति के दिखाई देंगे? वी आकृति के दिखाई देंगे। क्लियर? दूसरी बात करते हैं गुणसूत्र बिंदु की। जो एल आकृति जो है, एल आकृति में क्या होगा? मध्य से कुछ हटकर, मध्य से कुछ हटकर क्या दिखाई देगा? हमें गुणसूत्र बिंदु दिखाई देगा। अर्थात ये अगर इसमें देखें स्थिति में तो यहाँ पर जैसे मान लो कि एक भुजा जो है उसकी ये हो गई। अब एक भुजा, दूसरी भुजा, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे दूसरी भुजा जो हो जाएगी थोड़ा छोटी होगी, नहीं होगी, इस तरीके के हो जाएगा गुणसूत्र इसमें। तो मध्य में नहीं होकर ये कहाँ है? मध्य से थोड़ा हटकर क्या है? गुणसूत्र बिंदु है। ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु। और अब देखो इसमें ये दिखाई देगा, जो कैसी आकृति का दिखाई देगा? ये एल आकृति का। ये अपन बोल सकते हैं जैसे मान लो कि ये हमें ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बताओ ये कौन सी आकृति का दिखाई देगा? ये एल आकृति के रूप में हमें गुणसूत्र दिखाई देगा। ये तर्कुतंतु जो है ध्रुवों से जुड़े रहेंगे। जब ये गति करेगा तो ये कौन सी आकृति है? एल आकृति का हमें ये गुणसूत्र दिखाई देगा। क्लियर? तो इसमें ये भुजा जो है, गुणसूत्र बिंदु जो है वो किधर रहेगा? मध्य से कुछ हटकर रहेगा। और मध्य से कुछ हटकर रहेगा उसे क्या कहेंगे? उप मध्य केंद्र की। क्या हो जाएगा? गुणसूत्र उप मध्य केंद्र की। और उप मध्य केंद्र की को क्या बोलेंगे? यहाँ पर हमें अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति जो रहेगी इसको सब मेटासेंट्रिक। कैसी रहेगी? ये क्या कहलाएगा? सब मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पर ये गुणसूत्र जो है वो कौन सी आकृति का दिखाई देगा? एनाफेज अवस्था में एल आकृति का दिखाई देगा। उसके बाद में दूसरा है जे आकृति का। अगर जे की बात करते हैं तो जे में क्या होगा कि यहाँ पर जो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र बिंदु जो है एक सिरे से अटकर थोड़ा सा ऊपर होगा। अर्थात यहाँ पर जो ये गुणसूत्र जो होगा ये मध्य से थोड़ा, अर्थात अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जे आकृति की बात करते हैं। जे आकृति में जैसे मान लो कि अपन को ये एक भुजा तो ये दे रखी है और दूसरी भुजा जो है अपन को ये दे रखी है। तो यहाँ पर ये गुणसूत्र बिंदु होगा। तो इस कंडीशन में ये गुणसूत्र बिंदु हमें जब ये गति करेगा और गति करेगा एनाफेज अवस्था में, तो एनाफेज अवस्था में ये हमें किस तरीके से दिखाई देगा? ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये कौन सी आकृति बनेगी? यहाँ पर जे आकृति। अर्थात ये इस तरीके से दिखाई देगा हमको। और ये आकृति कौन सी कहलाएगी? जे आकृति कहलाएगी। और ये गुणसूत्र जो प्रकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा उप अंतः केंद्र की। गुणसूत्र का प्रकार कौन सा हो जाएगा? उप अंतः केंद्र की। तो गुणसूत्र यहाँ पे हमको कैसा दिखाई देगा? उप अंतः केंद्र की दिखाई देगा। अर्थात एक्रोसेंट्रिक। इसको क्या बोलेंगे?
सेंट्रिक। कैसा दिखाई देगा? एक्रोसेंट्रिक दिखाई देगा। अगर इसकी ज्याकृति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक भुजा गायब रहेगी, अर्थात यहाँ पर जो है गुणसूत्र इस तरीके से और ये सेंट्रोमियर होगा। तो ये आकृति जो है हमें गुणसूत्र की वो कैसी दिखाई देगी? जब ये गति करेगा तो गति करने के साथ ही ये इसका ये हो जाएगा, ये हमें इस तरीके से ये इसकी कौन सी ये गुणसूत्र बिंदु हो जाएगा। तो ये हमें कौन सी आकृति का दिखाई देगा? जे आकृति का दिखाई देगा। और इस प्रकार का गुणसूत्र जो है प्रकार की बात करते हैं, ये प्रकार हो जाएगा टीलोसेंट्रिक, अर्थात यहाँ पर जो गुणसूत्र बिंदु जो है वो दूसरे एक गुणसूत्र की भुजा टीलोमियर कहा जाता है सिरे को, और उस भुजा पर गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है तो उसको कहा जाता है टीलोसेंट्रिक। तो इस आधार पर गुणसूत्र बिंदु जो है अर्थात एनाफेज अवस्था में, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र हमें कितने प्रकार के दिखाई देंगे? 4 प्रकार के V, L, J और I आकृति के दिखाई देते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।